हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आया हूं आपके लिए लेकर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लेक्चर नंबर 8। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। पिछले लेक्चर पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें एरिया वेक्टर जानना पड़ेगा। अभी तक हमने एरिया को स्केलर की तरह ट्रीट किया है। अब क्या है, अब फिजिक्स में आगे एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट होगा, यानी कि हम एरिया वेक्टर लिखेंगे, एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे बाकी वेक्टर्स होते हैं वैसे भी एरिया एक वेक्टर की तरह माना जाएगा। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो फ्लक्स देखने के पहले हम एरिया वेक्टर देखते हैं। एरिया वेक्टर देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है इस तरह से, ठीक है, और इसकी साइड्स हैं पी क्यू आर एस मान लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए इसका एरिया बताइए तो हम क्या कहेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मतलब हम एरिया लिखें सिंपली तो एरिया इज इक्वल टू हो गया पी क्यू इंटू पी एस। ठीक है, पी क्यू इंटू पी एस। और एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने कहा क्यू आर इंटू आर एस या पी एस इंटू पी क्यू कर दें। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको वेक्टर की तरह लिखेंगे तो देखिए, मान लीजिए हमने एक एक्सिस मानिए, हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस है, वाई है, ये जेड है। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये रेक्टेंगल है तो देखिए, अब ये वाली साइड को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इस वाली साइड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस है तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, आई। पी एस, पी एस की डायरेक्शन वाई एक्सिस में है, वाई का यूनिट वेक्टर क्या है, जे, पी एस जे। ठीक है, तो ये क्या आया, पी क्यू इंटू पी एस आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे आया। अब आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, के। आई क्रॉस जे इक्वल टू के, यानी कि क्या आ गया, पी क्यू इंटू पी एस के। मतलब ये जो प्लेन था हमारा वो एक्स वाई एक्सिस में था, एक्स वाई प्लेन में था। ठीक है ना, ये जो रेक्टेंगल है वो एक्स वाई प्लेन में था, लेकिन इसका एरिया किस डायरेक्शन में आया, जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस मतलब इस प्लेन ऑफ पेपर में जेड एक्सिस का मतलब ये हुआ, बनाते इस तरह से है तो मतलब यही। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आया कि नहीं एरिया वेक्टर। ठीक है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आया एरिया वेक्टर। देखिए, अगर आप क्यू आर इंटू आर एस करते, ये भी तो एरिया ही है, क्यू आर इंटू आर एस अगर हम करते तो देखिए क्या आता, क्यू आर का वाई, वाई एक्सिस में तो यूनिट वेक्टर हो गया जे, यानी कि हम अगर इस तरह से निकालते कि क्यू आर से, तो क्यू आर यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्यू आर वाई एक्सिस में है ना, तो क्यू आर जे इंटू आर एस। आर एस का क्या है, देखिए आर एस। ठीक है, अब इसको आई माइनस आई कुछ भी लिख सकते हैं आप, आर एस माइनस आई। तो ये आया कितना, देखिए क्यू आर जे क्रॉस माइनस आई। तो जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के, और जे क्रॉस माइनस आई क्या हो जाएगा, प्लस के। मतलब क्यू आर माइनस जे क्रॉस आई लिखा हुआ है, तो जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, यानी क्यू आर के आ गया। ठीक है ना, अभी भी जेड एक्सिस आ रहा है। फिर आपने कहा कि नहीं, आप पी क्यू इंटू पी एस क्यों लिख रहे हैं, आप पी एस इंटू पी क्यू लिखिए। तो चलिए पी एस इंटू पी क्यू लिखते हैं। अभी देखिए क्या आया, पी एस किधर है, वाई एक्सिस में, तो पी एस जे इंटू पी क्यू एक्स में है, पी क्यू आई। ठीक है ना, अब देखिए कितना आया, पी एस इंटू पी क्यू जे क्रॉस आई।
और जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई होता है माइनस के। ऐसे पढ़ा नहीं था 11th वाला, याद होगा ना, वेक्टर आई जे के, आई क्रॉस जे किया तो के आया, जे क्रॉस आई किया उल्टा चले तो कितना आया, माइनस के। मतलब ये z एक्सिस में भी आ रहा है और माइनस z एक्सिस में भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई प्लेन कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, कोई प्लेन कंसीडर करेंगे, सपोज दैट ये प्लेन है, तो एरिया वेक्टर इसका हम इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, ठीक है ना, इधर भी इसका एरिया वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं और इधर भी इसका एरिया वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। तो प्लेनर बॉडी है, कोई प्लेन है, तो उसका एरिया वेक्टर हम किसी भी डायरेक्शन में बस उस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हमें कंसीडर करना है, ठीक है। यानी कि फॉर 2D और ओपन सरफेसेस एरिया वेक्टर कैन बी टेकन normally outwards in either direction। मतलब अगर आपने 2D बॉडी यानी ओपन सरफेस एक कंसिडर किया है तो उसका एरिया वेक्टर नॉर्मली लेंगे, ठीक है, लेकिन हम इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, ठीक है। हम चाहे इधर कंसिडर करें चाहे इधर कंसिडर करें, क्योंकि देखिए ये भी सही है एरिया और ये वाला एरिया भी सही है, ठीक है। तो अगर 2D बॉडी है, कोई रेक्टेंगल है, सर्किल है, तो इसमें आप चाहे बाहर की तरफ इधर कंसीडर कर लें चाहे इधर कंसीडर कर लें, ठीक है। लेकिन क्लोज्ड बॉडीज के लिए कन्वेंशनली हम आउटवर्ड डायरेक्शन में ही कंसीडर करेंगे एरिया वेक्टर, यानी कि फॉर 3D और क्लोज्ड surfaces the area vector must be taken outward, normally outward at each point of surface। यानी कि मान लीजिए हमने एक क्यूब कंसीडर किया इस तरह से, एक क्लोज्ड सरफेस हमने कंसीडर किया, ठीक है, 3D सरफेस। तो देखिए ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ठीक है। इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इधर राइट साइड में। ये वाली जो सरफेस है इधर वाली, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ इधर लेफ्ट साइड में। इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, ठीक है। और जो इसके पीछे वाली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ। ये जो सामने वाली सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। तो इस तरह से अगर हम कोई क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करेंगे तो बाय कन्वेंशन उसमें एरिया वेक्टर हम बाहर की तरफ ही कंसीडर करेंगे। मान लीजिए एक सिलेंडर हमने कंसीडर किया है, सिलेंडर, तो देखिए इसमें 3 सरफेसेस हैं, ठीक है। एक कर्व्ड सरफेस ये वाली, इसका एरिया वेक्टर हर एक पॉइंट पर बाहर की तरफ, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे ये मार्कर है तो इस पे इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, इस पॉइंट पर इधर की तरफ है, इस पॉइंट पर इधर की तरफ है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर कंसीडर करते समय क्लोज्ड बॉडीज में हमेशा सरफेस के हर एक पॉइंट पर सरफेस के बाहर की तरफ लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो प्लेनर बॉडीज होंगी, जो 2D बॉडीज होंगी, उसमें चाहे इधर की तरफ ले लें या किसी भी डायरेक्शन में हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप इसको रोटेट करते हैं, मान लीजिए आपने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
यानी कि अगर आपने बाहर की तरफ मान लीजिए एरिया वेक्टर कंसीडर किया, आप इसको रोटेट कर देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तब भी वो एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर ही की तरफ माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लेनर बॉडी 2D बॉडीज हैं उसमें एरिया वेक्टर हम चाहे इधर कंसीडर कर ले चाहे इधर कंसीडर कर दे, लेकिन जो क्लोज्ड सरफेसेस होंगी उसमें एरिया वेक्टर सरफेस के हर एक पॉइंट पर नॉर्मली आउटवर्ड ही कंसीडर करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं उनको काउंट करना है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a surface is a measure of number of field lines passing normally to the surface, passing normally through the surface। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ये प्लेन है, ये बॉडी है, सरफेस है एक, इससे हो करके इसके परपेंडिकुलरली जितनी भी फील्ड लाइंस पास होती हैं उसी को हम कहते हैं फ्लक्स। तो इस एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही हैं वो हम क्या करेंगे, नॉर्मली देखेंगे कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। मतलब हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं इट इज काउंट टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, काउंट टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी कर्व्स हैं और उनको हम कोई काउंट तो कर नहीं सकते, लेकिन हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी कि ज़्यादा फील्ड लाइंस है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कम फील्ड लाइंस है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर आप छोटा सा एरिया कंसिडर करते हो तो उसमें कम फील्ड लाइंस होंगी, ज़्यादा एरिया कंसिडर करते हो तो ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी। मतलब एरिया पर और इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये फ्लक्स डिपेंड करता है। तो फ्लक्स बेसिकली है क्या, देखिए, फ्लक्स इज इक्वल टू EA। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस तो मतलब जैसे कि हमने मान लीजिए ये एक सरफेस कंसीडर किया और ऐसे फील्ड लाइंस इसमें ऐसे फील्ड लाइंस इसमें पास हो रही हैं। ठीक है ना, ये फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। एक ऐसा ही एरिया हमने इधर कंसीडर कर लिया, ऐसा ही सरफेस, और इसमें कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यहां पर फ्लक्स कम पास हो रहा है, यहां पर फ्लक्स ज्यादा पास हो रहा है। ठीक है ना, यहां पर बिल्कुल नॉर्मली आउटवर्ड है। अगर मान लीजिए कि इन फील्ड लाइंस के बेस पर हमें बताना हो कि बताइए इन दोनों में फ्लक्स का रेशियो क्या है। ठीक है ना, तो फ्लक्स का रेशियो क्या है, देखिए इसमें 3 है, इसमें 4 है, यानी कि 3/4 हो गया। जैसे सिंपली इसका फ्लक्स अगर हम लिखे तो 3x हो गया, इसका फ्लक्स क्या हो गया, 4x हो गया। ठीक है, ये डिपेंड करेगा एरिया कितना है। अब यहां पर हमने एरिया एक जैसा ले लिया, यहां पर देखिए तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा स्ट्रांग है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है। ठीक है, तो अगर नॉर्मली पास होता है, जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्मली पास हो रही है, तो सिंपली हम E/A लिख सकते हैं। और अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो, अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होती है तो हम क्या करते हैं,
छोटे छोटे एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं, डी ए और उनको फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया का निकालेंगे फ्लक्स और फिर उसका जो है वो सम कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है ना, उनको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक हमने ये प्लेन कंसीडर किया, ये हमने एक प्लेन कंसीडर किया। ठीक है, अब इसका एरिया वेक्टर अगर आप देखिए, जैसे यहां पर एरिया वेक्टर किधर है, इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही है। ठीक है ना, यहां पर भी वही चीज है। यहां पर देखिए एरिया वेक्टर किधर हुआ, ऐसे हुआ परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया एरिया वेक्टर। मान लीजिए कि फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर ना होकर के कुछ इस तरह से हैं, ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। अगर इन दोनों का हम मान लें कि डायरेक्शन इनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो थीटा का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा का है, तो हम डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है कि फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। ठीक है ना, यानी कि हमें इस सरफेस के नॉर्मल कंसीडर करना है। तो नॉर्मल, अब इसका कंपोनेंट अगर हम लिखें, देखिए इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या आ गया, ई कॉस थीटा आ गया कि नहीं, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ ई कॉस थीटा आ गया। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, आप देखिए फ्लक्स हो गया ई कॉस थीटा, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा, और एरिया मान लीजिए एरिया ए है इसका, तो ई कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है, ई कॉस थीटा इंटू, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन का लेना है जिधर एरिया वेक्टर है। ठीक है, जिधर की तरफ एरिया वेक्टर है उस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा, इसका एरिया ए है, तो कितना आ गया ये ई ए कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा हम जानते हैं क्या होता है, ए डॉट बी, यानी कि क्या हो गया ई डॉट ए। ये हो गया फ्लक्स, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे फ्लक्स को। ठीक है ना, अगर यूनिट लिखना चाहे तो कितनी आ गई, इसकी हो गई न्यूटन पर कूलम और इसकी हो गई मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए फ्लक्स समझ में आया। अब डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है तो कैसी क्वांटिटी हुई है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, यानी कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ई डॉट ए हम लिख सकते हैं कहीं पर भी अगर हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कोई क्लोज्ड सरफेस के लिए आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो जो समेशन है इसी में हम इसको क्लोज्ड सरफेस इस तरह से कर देते हैं। इसका मतलब है क्या हो गया, क्लोज्ड सरफेस के लिए किसी क्यूब का आप एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, तो क्लोज्ड सरफेस से एरिया ई डॉट डी ए, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, ओवरऑल ये एरिया ही आ जाएगा, फिर पूरा एरिया सरफेस का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब कांस्टेंट हो तो इस तरह से लिखते हैं, मान लीजिए चेंज हो रही है तो हम इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, ई डॉट ए। आप फाई से लिखें या फाई ई से भी लिख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। फॉर्मूला आ चुका है ई डॉट ए। अब देखिए इस पर बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए हमें इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन एक, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इस तरह से रखा हुआ है, ये एक्स वाई जेड एक्सेस है, ठीक है। और हमसे कहा जाए कि इसकी हर एक साइड जो है, हर एक इसकी जो एज है उसकी लेंथ है ए, ठीक है, ए लेंथ है इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया है E इज इक्वल टू एल्फा आई, एल्फा कोई कांस्टेंट है न्यूटन पर कूलम, और ये जो साइड है ये ए मीटर है, सपोज दैट ए मीटर, ठीक है ना। ए है कोई कांस्टेंट, कोई वैल्यू दी होगी न्यूमेरिकल, आपको यहाँ पर भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी। अच्छा देखिए, अब यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसे होगी, इधर की तरफ होगी, हर एक जगह पर इधर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास हो रही होंगी हर एक जगह से, ठीक है। अब देखिए यहां पर जितनी भी सरफेसेस हैं सबकी वजह से हमें फ्लक्स निकालना है, फिर टोटल फ्लक्स हम उन सबको ऐड कर देंगे, स्केलर है तो स्केलर की तरह ऐड कर देंगे फ्लक्स। अब अगर हम देखें सब सरफेसेस की वजह से निकालें अगर, ठीक है ना, जैसे कि ये सरफेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये बाहर वाली 5 है, ये अंदर वाली पीछे वाली 6 है, इस तरह से सरफेसेस हैं सपोज दैट, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो सरफेस 1 है, सरफेस 1 का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम पहली वाली सरफेस का निकालें फ्लक्स तो कितना आया, ई ए कॉस थीटा, ई देखिए कितना है अल्फा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यानी कि अल्फा, एरिया कितना है ए स्क्वायर। अच्छा ई और ए के बीच में एंगल कितना है 0 यानी कि कॉस 0, तो आ गया अल्फा ए स्क्वायर, ठीक है ना, अल्फा ए स्क्वायर आ गया। अब जरा दूसरी वाली सरफेस का देखिए, दूसरी वाली का अगर हम देखें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है वाई एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो कितना एंगल है सर 90 डिग्री का एंगल है, और अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो फ्लक्स कितना आएगा ई ए कॉस 90 यानी कि 0, तो फ्लक्स आ गया 0। तीसरी सरफेस का देखिए, अगर थर्ड सरफेस की हम बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में ही हर जगह पर, इसका एरिया वेक्टर देखिए तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा ना, ऐसे माइनस आई डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, तो ये क्या हो गया ई ए कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 यानी कि आ गया माइनस ई ए, मतलब माइनस ई कितना है अल्फा और ए कितना है ए स्क्वायर, माइनस अल्फा ए स्क्वायर। अच्छा फोर्थ वाली का देखिए आप, जो फोर्थ वाला है उसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ जाएगा ना, इसका इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ एक्स एक्सिस में, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री का एंगल हुआ ना, तो फ्लक्स कितना हुआ 0। फिफ्थ वाली सरफेस देखिए जो बाहर की तरफ आ रही, ये वाली सरफेस, बाहर की तरफ वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर है ये तो बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ये बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो 90 डिग्री का एंगल है यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह जो पीछे वाली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, 90 डिग्री का एंगल है, तो कितना हो गया नेट फ्लक्स कितना आया, नेट फ्लक्स आया, सभी को ऐड कर देते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, अगर सबको ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये तो 0 0 0 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा,
प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी नेट फ्लक्स कितना हुआ, 0 हो गया नेट फ्लक्स। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री का एंगल है, मतलब जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसी प्लेन में दे दी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में दे दी जाए, भले वो किधर भी हो, बस इस प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ले लेंगे तब भी 90 डिग्री का, इधर ले लेंगे तब भी 90 डिग्री का, इधर ले लेंगे तब भी 90 डिग्री का। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसी प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर तो हमेशा बाहरी की तरफ आप कंसिडर कर रहे हैं ना, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री का, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी फ्लक्स कितना होगा 0। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने कहा आपकी ये है अल्फा एक्स आई, अल्फा एक्स आई, ठीक है ना, और यहां से जो डिस्टेंस है जहां पर ये रखा हुआ है क्यूब, वो भी ए है। ठीक, अल्फा एक्स आई है, जो डिस्टेंस है इस क्यूब की वो यहां से ओरिजिन से एक्स है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये भी ए है, ये डिस्टेंस। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x के साथ साथ बदलेगा, x वेरिएबल है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, लेकिन इस पूरे प्लेन में एक जैसा होगा, इस पूरे प्लेन में अलग एक जैसा होगा। ठीक है, बाकी के सारे प्लेन में तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, बाकी की सारे सरफेसेस अगर आप देखिए इस क्यूब की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदली है, डायरेक्शन वही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है ना, तो बाकी सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन ये एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका बाहर की तरफ, इसके पीछे वाली सरफेस का अंदर की तरफ, कुल मिलाकर के ये वाली सरफेसेस ही बची हमारे पास। ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट वाली और राइट वाली सरफेसेस। तो लेफ्ट वाली सरफेसेस यानी कि ये सरफेस और ये वाली सरफेस, ये दोनों सरफेस जो है इनसे परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है ना, इस सरफेस से ऐसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री पर है। ठीक, अब देखो इसमें इसका एरिया वेक्टर तो इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, तो अगर फाई एल लेफ्ट वाली साइड का हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ई ए कॉस थीटा, मतलब ई अल्फा एक्स, देखिए एक्स कितना है इस सरफेस के, इस सरफेस से दूरी है ए, यानी कि अल्फा ए इंटू एरिया ए स्क्वायर कॉस 180, कितना आ गया माइनस अल्फा ए क्यूब। ठीक है, माइनस अल्फा ए क्यूब न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। राइट वाले का देखिए, राइट वाले का ई ए कॉस थीटा, देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब इसकी भी साइड ए दी गई है और यहां से भी डिस्टेंस ए है, तो इस वाली सरफेस से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए और ए 2a हो जाएगी ना, यानी कि हमने क्या लिखा, अल्फा एक्स की जगह पर आपकी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 2a, ए और ए ये वाली, तो अल्फा 2a इंटू एरिया ए स्क्वायर कॉस 0, यानी कि आ गया 2 अल्फा ए क्यूब। ठीक है, नेट फ्लक्स कितना आया, नेट फ्लक्स आया लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का ऐड कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी स्केलर की तरह ऐड कर दें, तो लेफ्ट का आया है माइनस अल्फा ए क्यूब और राइट का आया है 2 अल्फा ए क्यूब, तो कितना आ गया अल्फा ए क्यूब। ठीक है, इस तरह से हमने फ्लक्स इसका फाइंड किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अब मान लीजिए आपको एक सिलेंडर दिया गया इस तरह से, इसकी एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस में ही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही इसकी एक्सिस है, ठीक है। अब आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दिया, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 20I न्यूटन पर कूलम, सपोज दैट ऐसा दे दिया, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो रेडियस मान लेते हैं a दे दिया गया हमें, इसकी लेंथ कुछ l दे दी गई हमें, ठीक है ना। अब इससे होकर के फ्लक्स बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कितनी सरफेसेस हैं, एक तो ये सरफेस हो गई, एक ये सरफेस हो गई, और एक ये वाली जो कर्व सरफेस है ये हो गई पूरी कर्व सरफेस। जैसे कि ये सिलेंडर है तो एक सरफेस ये, एक ये और एक ये सरफेस, ठीक है। अगर सरफेस 1 को देखिए आप तो इसका फ्लक्स हो गया EA cos थीटा, यानी कि E देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, एक्स एक्सिस में दी गई और 20 है वैल्यू, तो 20। एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इधर की तरफ एक्स एक्सिस में, एरिया वेक्टर माइनस एक्स एक्सिस की तरफ -I, तो कितना हो गया 20, और एरिया इसका पाई a स्क्वायर, इस सर्किल का एरिया पाई a स्क्वायर, और कॉस 180, यानी कितना आ गया ये -20 पाई a स्क्वायर, -20 पाई a स्क्वायर। सरफेस नंबर 2 का देखिए, एरिया वेक्टर इसका इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही की तरफ, ठीक है ना। कितना आया EA cos थीटा, यानी कि E 20, एरिया वही पाई a स्क्वायर, और एंगल कितना आपकी 0 डिग्री का एंगल है, cos 0, यानी कि आ गया 20 पाई a स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड वाली सरफेस का EA cos थीटा, जो भी इसका एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल देखिए पहले इसका, एरिया देखिए बाहर की तरफ होगा कि नहीं, इस पर इधर एरिया वेक्टर यहाँ 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 यहाँ, तो हमेशा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं, हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो एंगल कितना हो गया cos 90 हो गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ एक्स एक्सिस में, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर इधर की तरफ, यहाँ पर इधर की तरफ, इस वाली एक्सिस से 90 डिग्री पर हर जगह पर, तो cos 90 की वैल्यू 0, यानी कितना हो गया ये 0 हो गया। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 + φ2 + φ3 -20 पाई a स्क्वायर + 20 पाई a स्क्वायर + 0, यानी कि 0 आ गया, ठीक है। देखिए यहां से एक और कंक्लूजन निकल रहा है कि जितनी फील्ड लाइंस, एक यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर देखें तो यहां से फील्ड लाइंस एंटर करती हैं और यहां निकल जाती हैं, कुछ ऐसा ही बनेगा कि नहीं भाई। ये सिलेंडर है, आपने कहा एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर डिपेंड नहीं कर रही। तो अगर आप देखें कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर करती हैं उतनी फील्ड लाइंस निकल जाती हैं, इसका मतलब क्या हुआ सर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। मतलब किसी सरफेस से जितनी फील्ड लाइन एंटर करें उतनी ही निकल जाएं, जितनी फील्ड लाइन एंटर करें उस सरफेस से उतनी ही निकल गई, तो नेट फ्लक्स कितना आ रहा है 0, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, एक क्लोज्ड सरफेस है, उससे जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही उतनी निकल गई, इसका मतलब क्या हुआ नेट फ्लक्स 0 आ रहा है, ठीक है। देखिए आगे ऐसा क्यूब वाला भी किया था कांस्टेंट फील्ड के लिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कांस्टेंट ना होता है, कहते इक्वल टू 20xi, तो आप फील्ड कुछ ऐसे बनाते कि जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं फील्ड बढ़ रही है, एक्स के हिसाब से फील्ड बढ़ेगी, मतलब अब की बार जो फील्ड होती वो फील्ड कुछ ऐसी हो जाती ना, ऐसे।
कुछ ऐसे फील्ड होती जा करके, ठीक है। तो जितने एंटर कर रही हैं उससे ज़्यादा निकल रही है, तभी फ्लक्स आया था जब मैंने क्यूब वाला एक्स के टर्म में लिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमने एक स्फेयर कंसीडर किया, एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, और इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज इसको दे दिया, ठीक है। हमें पता करना है कि इस क्लोज सरफेस से यानी इस स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह पर क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी ना, हर जगह पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और इसका एरिया देखिए, इस स्फीयर का एरिया भी तो हर जगह पर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ही होगा कि नहीं, हर जगह पर बाहर की तरफ होगा या नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही हर जगह पर बाहर की तरफ होगी। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का हर एक पॉइंट पर, ठीक है। मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि फ्लक्स जो है वो है ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इसकी रेडियस आर दी गई है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर अभी आपने डी ए ले लिया, मान लीजिए पहले डी ए कंसिडर कर लो, चलो पहले एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लो डी ए, उसकी डायरेक्शन क्या हुई, इधर की तरफ हुई, तो क्या आया ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। ई डी ए एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ई डी ए हर जगह पर ऐसा ही आएगा क्या, हर एक जगह पर ऐसा ही आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो सारे एरिया को ऐड कर दें, एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स कैसे आ जाएगा, ई डी ए यानी कि ई इंटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर देखिए कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होगी। एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, बचा कितना सर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ इंटरेस्टिंग टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको, गॉस लॉ। अच्छा एक चीज यहां पर और देखिए, फ्लक्स चार्ज पे ही डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे, ठीक है। अगर आप इसकी रेडियस को डबल कर दें स्फीयर की, आपकी बार क्या हो गया, ये रेडियस हो गई सर 2r, फिर से वही सब करेंगे, फ्लक्स आ जाएगा लास्ट में ई ए। अब की बार निकालिए आप, कितना आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब की रेडियस हो चुकी है 2r, तो 2r का स्क्वायर, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई, रेडियस हो चुकी है 2r, तो 2r का स्क्वायर। देखो फिर ये कैंसिल हो गया कि नहीं, फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, तो आप अगला लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, पसंद आए तो लाइक करो।